प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है कि देखेंगे आगे के क्वेश्चन को पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे। फिर से जो है कि सबसे पहली बात तो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना काल में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है हमें, और एक अच्छी अनुभूति भी हो रही है। लोग इसे देख भी रहे हैं और सराह भी रहे हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो 10 क्लास के बच्चे हैं और वो इसे पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि लाभान्वित हो। हम चाहते हैं, मेरा ये मकसद है कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वह बच्चे पढ़ें और इससे लाभ उठाएं। आज जो है कि कम से कम एक बच्चा 5 लोगों को शेयर करे, कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। और हर बच्चा 5 लोगों को अगर ये शेयर करता है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि इससे लाभान्वित होंगे। आज हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि संचारण क्या है। तो हम लोग संचारण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। आपने आवश्यक देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा मुक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य वस्तुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग को ध्यान से देखा है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आती है तब वे संक्षारित हो जाती है। तब वे क्या हो जाती है? संक्षारित। और इस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। भाई मेरे, इसको जंग लगना पहले हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। लोहा जो है, लोहा को जब आप खुला छोड़ देते हैं, वातावरण में जब खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है कि हमारे वातावरण में जो नमी है, नमी में आप जानते हैं कि जलवाष्प से वो रिएक्शंस कर देता है, वाटर से रिएक्शंस करता है, और वाटर से रिएक्शंस करने के बाद क्या बना देता है? वो आयरन जो है, आयरन ऑक्साइड बना देता है, Fe3O4 बना देता है। और Fe3O4 जो है उसका कलर कैसा हो जाता है? भूरे रंग का हो जाता है। ये लोहे को क्षय करने का काम करता है। जब आप देखे होंगे मेनली बरसात के दिनों में जब लोहे को नमी में छोड़ दी जाती है तो क्या हो जाता है कि उसके ऊपर से एक परत चढ़ जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जब उसको हाथ से इस तरह से हाथ लगाइएगा तो वो झड़ने लगेगा, लोहा नष्ट होने लगता है। तो लोहा जब नष्ट होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि लोहा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो लोहे को बचाना है। हम लोग देखते हैं कि घर में जो है कि ग्रिल गेट वगैरह जो भी रहते हैं लोहे का बना हुआ, उसे हम क्या करते हैं? उसे पेंट करते हैं। पेंट इसलिए करते हैं कि जो वायु में जलवाष्प है, वो जलवाष्प जो है लोहे से अभिक्रिया ना कर पाए और आयरन ऑक्साइड ना बना पाए। तो आयरन ऑक्साइड अगर नहीं बनाएगा तो जो है कि उसका क्षय नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, बहुत अच्छी बात बताया जा रहा है कि क्या होता है। ये यहाँ पर से अगर आपसे कोई पूछे कि संक्षारण क्या है तो कहिएगा कि जब कोई धातु अपने आसपास, कोई भी धातु
जब अपने आसपास आम्लिक से रिएक्शंस करता है या आर्द्रता से रिएक्शंस कर जाता है, ह्यूमिडिटी से, तब वो संक्षारित होने लगता है। कोई भी धातु, जैसे हमने लोहे का एग्जांपल एक बताया कि वो जलवाष्प से अभिक्रिया कर रहा, जलवाष्प से अभिक्रिया करने के बाद क्या बना देता है, आयरन ऑक्साइड बनाया, फिर 3O4 बना देता है, जिसको मैग्नेटाइट हम लोग कहते हैं, रिएक्शंस कर देता है। तो जब भी कोई धातु अम्ल से, आर्द्रता से रिएक्शंस करता है तो वो संक्षारित हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, ये सब संक्षारण का एक उदाहरण ही तो है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे के बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। भैया एक आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ, कौन ऐसी धातु है या पदार्थ है जो ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर करके और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है? तो इसका आंसर होगा इस्पात। इसका आंसर हो जाएगा इस्पात, याद रखना, इसका इस्पात हो जाएगा। अब देखिए एक और भी टॉपिक है इसमें, विकृत गंधिता। वायु युक्त अथवा तेलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसा होता है, इसके बारे में हमको जानना है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनके स्वाद तथा गंध में बदल जाती है। प्राय तेलीय और वायुयुक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने वाले पदार्थें मिलाई जाती हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थ सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटा करके नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस की से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो पाए। पहले ही मैंने बताया उपचयन क्या है, समझे। अभी क्या होता है कि ऑक्सीजन से रिएक्शंस कर करके जो है कि क्या होता है, वो उसमें स्मेल आ जाती है, खाने में स्मेल आ जाती है। तो जैसे आलू से बना हुआ चिप्स वगैरह होता है, तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में क्या किया जाता है कि उस चिप्स के पैकेट में जो है कि ऑक्सीजन नहीं रखा जाता है, बल्कि उसको निकाल करके नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो ज़्यादा दिनों तक जो है कि सुरक्षित रहे और खाने योग्य रहे। मेरे कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। अब चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो है कि क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर को समझने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे, एक एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपका बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आंसर छूटे नहीं, मेरा ये कोशिश रहेगा। इसमें आप देखिए एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है। क्या क्वेश्चन है वो आप देख लें। यहाँ पर प्रश्न में बोलता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब भाई मेरे इसको थोड़ा बदल जाता है, किसको किसके रिएक्शंस कराया जा रहा देख लो। लोहा को कॉपर सल्फेट में डाल दिया। लोहे को कहाँ डाल रहे हैं, लोहा भैया, ये मेरा कॉपर सल्फेट को डाल दिया। हमने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने बताई थी, आपको याद होनी चाहिए। याद है कि नहीं याद है, फिर से मैं रिपीटेशंस कर देता हूँ। का सा जन फी फब है कु अजू हक, का सा ना जन फी फब है कु अजू हक। तो इसमें आप देखिए कु भी है, फ़ी भी है, का सा ना जन फी फब है कु। देखिए कु बाद में आ रहा, सी यू कु,
Fe पहले आ गया। तो मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि भाई मेरे कि जो पहले आएगा वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, जो बाद में आएगा वो कम रिएक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर कॉपर जो है वो क्या है, आयरन से कम रिएक्टिव है। आयरन क्या करेगा, उसको उठा देगा, भीग देगा उठा करके, गेट लॉस्ट, है ना। उसको क्या करेगा, लोहे से वो उसके जगह को हटा देगा, बोलेगा चले जाओ, और चले जाओ, और बन जाएगा कॉपर, बन गया। कॉपर को भगाया और ख़ुद कहाँ चला गया, FeSO4। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ FeSO4। यहाँ पर देखो FeSO4 बना दिया, आप समझ रहे होंगे। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है नीला होता है। अब ये जब ये रिएक्शंस होती हैं ना, ये जब रिएक्शंस होती है तो आयरन के ऊपर में कॉपर की परत जम जाती है, जिसकी वजह से कॉपर सल्फेट का जो कलर रहता है, मीन्स विलयन का कलर रहता है, कुछ हल्का हो जाता है, कुछ कम हल्का हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब लोहे की कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन में क्या बदलाव होता है। एक बदलाव तो ये हुआ कि आयरन जो है वो विस्थापित, कॉपर जो है वो विस्थापित हो जाता है और आयरन सल्फेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट का दूसरा जो है कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है भाई मेरे, वो नीला है। उसमें जो है कि इसके आयरन के ऊपर कॉपर का जो है कि परत जम जाता है, जिसकी वजह से उसका जो नीला रंग है कुछ हल्का हो जाता है। ये आपके लिए जो है, ये आप समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कर रहा था। चलो ये समझ गए होंगे आप। एक मिनट प्रॉब्लम्स हो जाती है थोड़ी बहुत, इधर उधर हाथ लग, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। चलो खैर, अब देखो एक द्विव विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछ रहा मेरे भाई। द्विव विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण, तो भाई मेरे सोडियम सल्फेट को रिएक्शन कर दो ना, सोडियम सल्फेट को रिएक्शन कर दो बैरियम क्लोराइड के साथ। ये द्विव विस्थापन हमने पिछले क्लासेस में भी इसको बताया था, शायद आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन मैं फिर से इसको बता दे रहा हूँ। किसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा, सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हो रहा। Na2SO4 की रिएक्शन मैंने कराई, किसके साथ करा रहा हूँ भाई, बैरियम क्लोराइड के साथ, BaCl2 के साथ रिएक्शन करा रहा। क्या बनेगा देख लो भाई। मैंने बताया था कि सोडियम जो है कि पॉजिटिव रेडिकल है, वो निगेटिव रेडिकल के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये देखो क्लोरीन यहाँ पर निगेटिव रेडिकल है, मैंने पिछले ही क्लासेस में इसको बताया था, बार बार एक ही चीज़ उसको बता रहा हूँ, अच्छे से देख लो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा भाई मेरे। फिर देख लो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, BaSO4 बन जाएगा। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो ये जो है वो किस टाइप का रिएक्शंस है, तो ये जो है रिएक्शन आपका जा कर के द्विव विस्थापन अभिक्रिया का रिएक्शन है। इसमें से हम लोगों से पूछा कि एक उदाहरण बताओ, मैंने बता दिया कि बेरियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दो, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। रिएक्शंस को अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये रिएक्शंस आपका बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए तीसरा सवाल में बोल रहा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ कि भाई सोडियम को रिएक्शन कराया जा रहा है O2 से, किससे भाई मेरे, O2 से रिएक्शंस कराया जा रहा है और Na2O बन रहा है, Na2O बन रहा। हमसे पूछा जा रहा है किसका अपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो जा रहा है, ये हमें बताना है। अब आपको मैंने बताया था कि भाई किसका अपचयन हो रहा, किसका उपचयन हो रहा, कि तो यहाँ पर जो है सोडियम का जो है कि उपचयन हो रहा है और ऑक्सीजन का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। बात आप सुन लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस हम देखते हैं क्या होता है। कॉपर ऑक्साइड है, CuO का रिएक्शन है H2 के साथ
क्या बन रहा है, कॉपर प्लस वाटर बन रहा है। समझ में आ रही है बात। वाटर बना लिया भाई मेरे। अब देखो क्या क्या हो रहा है, कौन अपचयन हो रहा है। यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है ना, CuO, उसका अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है भाई मेरे, अपचयन हो रहा है। और H2 का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। बात समझ में आ गई होगी आपको। बात समझना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं हम लोग, सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे हम लोग। एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, NCERT के एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ो, पढ़ने का ध्यान लगाओ, खूब पढ़ो। सिर्फ आपको एग्ज़ाम में अच्छा लिख करके आना है भाई मेरे। अब देखो अगले चैप्टर में देखते हैं। यहाँ पर तो हो गया ख़त्म मेरा कहानी, ये सब आप पढ़ लेना। अगले पेज में हम लोग चलते हैं। अगले पेज में क्या क्वेश्चन है देख लें। अब भाई मेरे लो चून यानी Fe पर रिएक्शंस करने को बोल रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जा रहा है, HCl डाला जा रहा है। एक ही सवाल शुरू से मैंने पढ़ाया है, कितना पढ़ाया, एक ही चीज़ को बार बार बता रहा हूँ। देख लो, आयरन है ये मेरा, उस पर क्या डालना है, HCl डालना है, ये रिएक्शंस करवा देना है। मैंने आपको एक बताया था, क्रियाकलाप भी है आपके बुक में इस पर, कि किसी धातु को जब हम एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो भैया FeCl2 बनेगा यहाँ पर। पहले तो FeCl2 बना दो प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शंस बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, और नहीं तो आप बोले तो हम कर दें इसको। चलो यहाँ पर 2 लगा करके देखते हैं। 2 लग गया तो 2HCl हो गया, आयरन 1 है। चलो बैलेंस हो गया। तो अब ऑप्शंस देख बता दें हम लोग कि ऑप्शंस देख करके लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूटा भी है मेरा। 3 आ गया डायरेक्ट, इसका मतलब एक क्वेश्चन छूटा है। खैर 3 को पहले ही देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका क्या है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता। देखो हाइड्रोजन गैस भी बना दिया, H2 बना दिया मैंने, और आयरन क्लोराइड FeCl2 बना दिया। ये मेरा जो है कि यही आंसर हो जाएगा, ये सही है। चलो फर्स्ट वाला A ऑप्शंस मेरा सही है भाई। मैं कुछ छूट रहा है, पीछे देख लूँ, लगता है कि छूटा है मेरा। हाँ ये वाला सवाल छूट रहा था। अब देखो यहाँ पर पहला सवाल ही छूट गया। खैर चलो कोई बात नहीं। लीड ऑक्साइड का रिएक्शन हम कार्बन के साथ करा रहे हैं, और यहाँ पर लीड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि सीसा अपचयित हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, सीसा तो अपचयित हो रहा है भाई। ऑक्सीजन हट रहा तो अपचयित हो गया ना। चलो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो भाई मेरे इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शंस क्या हो जाएगा, 1। ये लगा दिया मैंने टिक 1 पर। चलो नेक्स्ट है कि यहाँ पर आप देखो Fe2O3 का रिएक्शंस कराया जा रहा है 2L से। अब भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी जो है कि एलुमिनियम की जो रिएक्टिविटीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो है कि सबसे नीचे है। आयरन से कम रिएक्टिव है तो आयरन उसको हटा देगा, है ना, आयरन हट जाएगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा। तो भाई ये जो हो जाएगा मेरा विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चौथा नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलो खैर, चलो इतना तो हम लोग समझ ही लिया। अब देखो यहाँ पर संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलन क्यों करते हैं, वो बात हम लोगों को समझना है और समझाना भी है। देखो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है भाई, इसको थोड़ा सा समझ लो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन्स, एक मिनट, हाइड्रोजन्स की रिएक्शंस करानी है हमको। H2 की रिएक्शन करा दी Cl2 से, 2HCl बन गई। देखो ये रिएक्शन मेरी बैलेंस है।
अब क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं अभिकारक वाला पार्ट, जैसे H2+Cl2 यहाँ पर अभिकारक का पार्ट है। दूसरा पार्ट है मेरा प्रोडक्ट का 2HCl, जिसको उत्पाद कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक समीकरण क्या है। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक के सभी पदार्थ तथा उत्पाद के सभी पदार्थ के परमाणुओं की संख्या अगर समान होगी तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शंस जो है वो क्या है, संतुलित है। आप देख लीजिए कि हाइड्रोजन इधर जो है 2 है, इधर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। यहाँ पर क्लोरीन आप देखिए 2 है, यहाँ पर भी देखिए क्लोरीन 2 है। दोनों तरफ से जो है ये रिएक्शंस क्या हो गया, संतुलित है। अब भाई रिएक्शंस को संतुलित क्यों करते हैं, ये एक बहुत बड़ा है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करवाना रहता है हमें। आप देख लो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। जैसे सपोज़ करो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है दो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हम हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट जानते हैं भाई मेरे कि 1 होता है। तो 1 जब होता है तो 1 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हटा करके फिर से लिखते हैं। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर जैसे देखो फिर से लिखना पड़ेगा रिएक्शन को। खैर यहाँ पर लिखो H2+Cl2 2HCl। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 ग्राम 1.008 होता है, लेकिन 1 ही ग्राम लेकर के चलो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ग्राम हो यहाँ पर हो जाएगा, 2 ग्राम पर मोल हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्लोरीन का 35.5 होता है, उसको 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 और 71 ग्राम, 71 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, 71 + 2 73 हो गया। इधर टोटल कितना हो गया, 73 हो गया। यहाँ पर आप देखो एक हाइड्रोजन प्लस इसका 35.5 हो गया, इसको आप जोड़िएगा तो 36.5 हो जाएगा। इस 36.5 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आ जाएगा आपको जा कर के 5 दूना 10 इधर हो गया, 36 दूना 72, 73 ग्राम हो गया। इधर भी यानी कि आप दोनों तरफ देख लो, उधर भी 73 ग्राम, 73 ग्राम पर मोल हो गया और इधर भी 73 ग्राम पर मोल हो गया। तो इस लिहाज से दोनों तरफ जो है कि रिएक्शंस क्या हो गया भाई मेरे, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम जो है कि वो फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से मेरा काम ये हो गया आपका जा कर के, अब समझ गया होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पर नाइट्रोजन अब देखिए बोलता है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। अब देखो पहला है कि नाइट्रोजन गैस का संयोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ संयोग कर रहा है। नाइट्रोजन ये भाई मेरा नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन किया, अमोनिया गैस बना ली, यही अमोनिया गैस है। अब देख लो रिएक्शंस बैलेंस नहीं हो रहा है। इधर अभिकारक में नाइट्रोजन 2 है, इधर 1 है, वहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 3 है, कैसे बैलेंस होगा। एक काम करें यहाँ पर 2 लगा दें। यहाँ पर देखिए 2 नाइट्रोजन और 6 ऑक्सीजन हो गया, तो 2 नाइट्रोजन तो उधर तो ठीक है, 3 दूना 6, यहाँ पर 3 लगा दो, ये रिएक्शंस मेरा बैलेंस हो गया। ओह थक गया। अब देखता हूँ आगे, बहुत जल्दी थकावट हो जाती है भाई पढ़ाने में। अब देखो नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, इसी की गंध होती है सड़े हुए अंडे की भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड की आपको
इसकी गंध कैसी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की? सड़े हुए अंडे की तरह होती है। इसकी रिएक्शन देखो भाई, O2 से करा रहा है। O2 से कराने पर क्या मिला? O2 से यहाँ पर देखो कि जल और क्या बोल रहा है, एक मिनट इसे करना पड़ेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, जल और सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। दोबारा से करना पड़ा सर, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड, ये देखो हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन O2 के साथ प्लस वाटर। ये देखो हो गया। अब भाई मेरे दो हाइड्रोजन है, चलो ठीक है, काम हो गया मेरा। एक सल्फर, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, क्या करें? एक काम कर सकते हैं कि वाटर के ऑक्सीजन को 2 कर दें, या ऐसा किया तो 4 हो गया। कुछ गड़बड़ लग रहा ना। 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, चार हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या करें इसमें हम सोचते हैं। 2 दूना 4, 2 यहाँ पर दे देंगे तो फिर 2 सल्फर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 2 यहाँ भी दे दो, 2 यहाँ भी दे दो, तो 2 सल्फर 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 और 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 लगा दो और यहाँ पर भाई मेरे 2 लगा दो, हो गया। रिएक्शंस बैलेंस हो गया ना, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, देख लें बढ़िया से, बैलेंस हो गया ना। 4 हाइड्रोजन्स और इधर भी आपको 4 हाइड्रोजन्स हो गया, 2 सल्फ़र हो गया, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 2 4 और 2 6 हो गया, बैलेंस हो गया। चलो ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फाइड के अवक्षेप देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ कॉपी पर पहले, रिएक्शंस थोड़ा सा बड़ा है। एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट, तो Al2SO4 हाइड्राइड्स, ये लंबा बड़ा थोड़ा सा है, के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन में उनके साथ कराई जा रही है, तो क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड बन रहा है, तो AlCl3 बन रहा है, साथ में बेरियम सल्फेट बन रहा है, BaSO4। अब कॉपी पर, पेज पर मैंने लिख लिया है, पेज पर लिख लिया है। अब रिएक्शंस लिखने में आराम होगा हमको, देखते हैं। देखिए भाई मेरे, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, एरो दे दो भाई, तो क्या बन रहा है? AlCl3 बन रहा है, प्लस बेरियम सल्फेट बन रहा है, SO4 बन रहा है। अब देखो इसको रिएक्शंस को बैलेंस करना है। यहाँ पर देखो 3 सल्फेट है भाई मेरे, यहाँ पर 3 सल्फेट है, तो पहले सल्फेट ही को कर देते हैं बैलेंस। चलो 3 सल्फेट हो गया ना, चलो 3 सल्फेट कर दिया, 3 सल्फेट का कहानी ख़त्म हो गया। अब देखो बेरियम मेरा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं, 3 बेरियम हो गया, लेकिन क्लोरीन मेरा 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ये देखो रिएक्शंस बैलेंस हो गया, ये रिएक्शंस मेरा क्या हो गया? पूरी तरीके से बैलेंस हो गया। मैं आसानी से धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, समझे। अगर आपको लिखने में कठिनाई हो तो आप पॉज कर करके वीडियो को जो है कि
राइट डाउन कर सकते हैं। राइट डाउन ज़रूर करें आप। जब की है कि जब मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बना रहा हूँ, तो भाई मेरे वो कॉपी पेन ज़रूर रखना साथ में और इसको बनाते जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पोटाशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटाशियम हाइड्रोक्साइड गैस देता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ? पोटाशियम, यानी पोटाशियम जो है रिएक्शंस कर रहा है जल के साथ, तो क्या बना रहा है भाई? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैसेस को, रिएक्शंस को बैलेंस करना है। एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चन को हम लोग नहीं छोड़ेंगे भाई। एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप भी नहीं छोड़ना भाई, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है भाई। देखो वाटर के साथ हो रही है, ये लिख दिया और क्या बन गया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करो, कैसे बैलेंस होगी देखो, वहाँ पर देख लो, इधर तो भाई मेरे 3 हाइड्रोजन हो गया और इधर जो है कि 2 ही है। तो ऐसा करो ना कि यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, ये है मेरा। तो भाई देखो 2 पोटाशियम हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, इधर 2 और 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लगा दो। तो इससे क्या होगा? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। पोटाशियम यहाँ पर 2 कर दो, बैलेंस हो गया। इस तरह से रिएक्शंस आपका जो है कि ये बैलेंस हो गया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ये हो गया। अब देखो भाई, अरे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्लियर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो मैं रोक दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो है कि आगे हम लोग काम करेंगे। तो HNO3 को रिएक्शन कराया जा रहा है, HNO3 को रिएक्शन कराया जा रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कैल्शियम नाइट्रेट NO3 और ट्वाइस प्लस भाई मेरे प्लस वाटर। अब इसको रिएक्शंस को बैलेंस करना है। यहाँ देख लो नाइट्रेट 2 है भैया, नाइट्रेट यहाँ लगा दो 2, आपने लगा दिया नाइट्रेट मैंने, तो नाइट्रेट तो बैलेंस हो गया, NO3 बैलेंस हो गया है। अब देख लो थोड़ा सा हाइड्रोजन की क्या स्थिति बन रही है। यहाँ आप देख लो हाइड्रोजन दो इधर है, नाइट्रिक एसिड में 2 हाइड्रोजन है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 नाइट्रोजन है। तो 2 और 2 4 होता है। यहाँ पर आप 2 लगा दो वाटर में, तो ये 4 हो गया। अगर आप अब देख लें, आप चेक कर लें कितना हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन अगर चेक करिएगा आप तो 2 नाइट्रोजन हो गया। चलो ऑक्सीजन चेक कर लें, 3 दूना 6 और 2 8 हो गया, 3 दूना 6 और 2 8 हो गया। कैल्शियम 1 1 हो गया। ये बैलेंस है, रिएक्शंस आपका बैलेंस है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जिंक का रिएक्शन जिंक नाइट्रेट के साथ किया जा रहा है। जिंक का रिएक्शन जिंक नाइट्रेट के साथ किया जा रहा है। तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर जो है कि बन रहा है। देखें, सॉरी लिखा कुछ रहा हूँ, खैर देखें, जिंक का रिएक्शन कर रहे हैं भाई, जिंक का रिएक्शन, ZN का रिएक्शन AgNO3 से सिल्वर नाइट्रेट बोल रहा है। सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन जा रहा है? देख लो जिंक नाइट्रेट बन रहा है, ZnNO3 बन रहा है, प्लस साथ में क्या बन रहा है? सिल्वर अलग हो गया। चलो इसको देख लो, एक नाइट्रेट एक सिल्वर एक जिंक। ये रिएक्शंस बैलेंस, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत
नहीं है, ये बैलेंस है। चलो नेक्स्ट हम लोग जो है कि आते हैं, लगता है कि मैंने क्वेश्चन कहीं से कहीं को कर दिया भाई, छठा बनाते बनाते सातवां बना दिया। लगता है वीडियो लंबा हो रहा है क्या, देखते हैं फिर से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं, करना था कहीं कर दिया कहीं, सर देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन की जा रही है H2SO4 के साथ कर रहा हूँ। सोडियम सल्फेट, क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। थक गया। तो देख लें यहाँ पर क्या हो रहा है, समझता हूँ मैं क्या हो रहा है। आप यहाँ थोड़ा गौर करें कि सोडियम 2 है तो सोडियम 2 कर दें, 4 हो जाएगा। यहाँ सोडियम पहले 2 कर लें, चलो 2 सोडियम हो गया, 2 गौर करें हम अगर तो हाइड्रोजन आप देख लें 2 है और 2 4 है, यहाँ पर 2 लगा दें तो 2 अगर लगा देते हैं भाई मेरे तो 2 और 2 2, ये बैलेंस हो गया, रिएक्शंस ये बैलेंस हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन हम लोग, और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन हम लोग AgNO3 के साथ कर रहे हैं। किसके साथ, AgNO3 के साथ कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शंस AgCl बनेगा भाई मेरे, AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट बन रहा है भाई मेरे। ये रिएक्शन से इसको बैलेंस करना है भाई मेरे। नाइट्रेट तो एक है, सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, सिल्वर एक है। रिएक्शंस बैलेंसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट एक देखते हैं, ये लास्ट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, ये कर देता हूँ। बाकी अगले वीडियो में देखिएगा कि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है ना। तो ये देख लेते हैं बेरियम क्लोराइड का, BaCl2, एक मिनट, बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन H2SO4 के साथ की जा रही है, तो बेरियम सल्फेट प्लस HCl। देख लें इसको क्या हो रहा है, जैसे BaCl2 प्लस H2SO4 H2SO4 हो रहा है रिएक्शंस, तो बन क्या रहा, बेरियम सल्फेट बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस HCl बन रहा है। रिएक्शंस बैलेंस करना है भाई मेरे। देखो 2 क्लोरीन ही यहाँ पर, एक ही क्लोरीन है, चलो 2 लगा देते हैं, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। अब भाई मेरे 2 हाइड्रोजन हो गया, चलो क्लियर हो गया। सल्फेट एक सल्फेट बेरियम में, रिएक्शंस बैलेंस हो गया। ये आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए आप लोग, कम से कम एक लोग जो है कि कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करें इसे, ज़्यादा से ज़्यादा तक तो इसको पहुंचाएं। कोरोना काल में सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिलना रहे। ये वीडियो बड़ी मेहनत के साथ मैं बना रहा हूं और आपका सहयोग चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।